क्या सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ को गाली देने वाले बयान से उत्तराखंड सुलगा? यह पहली बार था जब पहाड़ बनाम मैदान करने की कोशिश की गई? हरगिज नहीं। मगर अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान कर कौन रहा है? आज हर उत्तराखंडी को यह सुनना और देखना चाहिए कि पहाड़ और मैदान के झगड़े और विवाद की दास्तान का खलनायक है कौन? उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से मचा हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनके इस बयान से कई सवाल भी खड़े होते हैं। उत्तराखंड में देसी वर्सेस पहाड़ी का नैरेटिव आया और यह नैरेटिव उठाया या फिर उठाया जाता है, लेकिन यह नैरेटिव आया कहां से? किसने उत्तराखंड में देसी वर्सेस पहाड़ का नैरेटिव खड़ा किया? दरअसल हकीकत यह है कि इन्हीं नेताओं ने पहाड़ को बांटने का काम किया है। कैसे? ना सिर्फ पहाड़ मैदान बल्कि कुमाऊं और गढ़वाल से, और गढ़वाल से कुमाऊं को भी लड़वाने का काम किया है। उदाहरण देकर समझाता हूं कैसे इन्हीं नेताओं ने उसी पहाड़ की अनदेखी की है जिस पहाड़ का नाम लेकर ये विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बने। मगर इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। दौर था अलग उत्तराखंड राज्य की मांग का और सत्ता यानी हुकूमत थी मुलायम सिंह यादव के हाथ में। तब एक बयान आया। बयान यह कि आंदोलनकारी ये समझ लें कि मेरी सरकार पहाड़ियों की वजह से नहीं बनी है। क्या होगा अगर मैदान के लोग भी पहाड़ियों का विरोध करना शुरू कर दें? मेरे एक इशारे पर लोग सड़कों पर उतर आएंगे। जानते हैं बयान किसका था? मुलायम सिंह यादव का। 17 अगस्त 1994 को संयुक्त उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव लखनऊ में यह बयान दे रहे थे। पहाड़ मैदान, मैदान पहाड़। जब पूरा पहाड़ मुलायम सिंह यादव के 27% आरक्षण के विरोध में सुलग रहा था, यही वो मुद्दा था जिसने अलग उत्तराखंड राज्य के आंदोलन को और तेज कर दिया। मांग उठाई थी पहाड़ के निवासियों को अलग राज्य दिया जाए, यानी कि पहाड़ और मैदान की खाई की शुरुआत मुलायम सिंह यादव के इस बयान से भी होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि शांत पहाड़ी इतने अशांत क्यों हो गए? क्यों प्रेमचंद अग्रवाल के इस बयान के बाद सियासी कोहराम मच गया? इस सवाल का जवाब तो हम आगे आपको देंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में देसी वर्सेस पहाड़ी नाम की इस लड़ाई, इस बला को क्यों लाया गया। सच्चाई यह है कि किसी को भी पहाड़ से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे नेतागण हैं उनको पहाड़ से कोई मतलब नहीं है। उदाहरण देता हूं, विधानसभा में पहाड़ का प्रतिनिधित्व करने में किसी को अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। दोस्तों 2022 उत्तराखंड के जो वासी हैं वो ध्यान से सुने और समझेंगे कि 2022 के चुनाव की ही बात कर लेते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों ने मैदानी क्षेत्रों से चुनाव को लड़ा और पहाड़ से दूर जाने की इस परंपरा में सिर्फ ये दो चेहरे नहीं बल्कि कई दिग्गज इसमें शामिल हैं। कैसे? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत एक बड़ा चेहरा रहे उत्तराखंड का। गोविंद बल्लभ पंत अल्मोड़ा से आते, अल्मोड़ा के सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे। वो रानीखेत की वकालत किया करते थे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने बरेली को चुना। इसका उन्हें फायदा भी हुआ और वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने। इसके अलावा हेमवती नंदन बोगड़ा, साथ ही साथ नारायण दत्त तिवारी, बड़े चेहरे, पहाड़ से पलायन करके प्लेन से ही चुनाव लड़े। उन्होंने सही समझा। इस लिस्ट में बड़ा चेहरा मुरली मनोहर जोशी का भी आता है। मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने भी यही किया। रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट, हरीश रावत, हरक सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, बहुत से नाम हैं। किस किस का नाम ले? पहाड़ से पलायन करके त्रिवेंद्र सिंह रावत, आप कहेंगे कैसे? दरअसल पौड़ी के निवासी हैं। पौड़ी को नहीं चुना उन्होंने डोईवाला को चुना। और अब भी जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो हरिद्वार की सीट से लड़ा। कोई भी चुनाव लड़ता है तो प्लेन को चुनता है। एक रणनीतिक दांव था ये। क्यों? क्योंकि आज भी नेतागण जानते हैं कि मैदानी क्षेत्र में वोट पाना पहाड़ों के मुकाबले ज्यादा आसान है।
और ये लोग गलत भी नहीं है। 2004 के लोकसभा के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत मैदानी क्षेत्र में 51% था दोस्तों, वहीं पहाड़ में यह आंकड़ा 47% था। 2009 का आंकड़ा अगर आप देखें तो 60% के आसपास प्लेन की औसत वोटिंग थी, यानी मैदानी इलाकों में, लेकिन पहाड़ में यह 48% हो गया। 2014 में 70% वोटर टर्नआउट मैदान में था, जबकि उत्तराखंड में यह सिर्फ 55% रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 2019 में भी यही स्थिति रही दोस्तों। कुछ इसी तरह के हालात विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिलते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से प्लेन में वोटर लगातार बढ़े, बार बार बढ़े, लेकिन पहाड़ में वोटर घटते गए। यानी ये साफ हो जाता है कि लगातार प्लेन में वोट बढ़ रहे हैं और पहाड़ में घट रहे हैं। और यही वजह है कि राजनेताओं की सभी विकास की नीतियां मैदान में ध्यान में रखकर, क्योंकि मैदान को ध्यान में रखेंगे तभी विकास की नीतियां बनाई जा रही। और जिस पहाड़ के अपमान की आज सभी नेता निंदा कर रहे हैं, उसी पहाड़ को इन नेताओं ने उसी के अपने हाल पर छोड़ दिया है, यानी कि राम भरोसे। यह उत्तराखंड की हकीकत है दोस्तों। और अपनी सुविधा के हिसाब से पहाड़ मैदान के मुद्दे को जब चाहे तब सुलगा लिया जाता है। एक और उदाहरण देता हूं। अब भी भू कानून और मूल निवास के लिए जो आंदोलन हो रहे हैं, उसमें भी साफ कहा जा रहा है यह आंदोलन मैदानी क्षेत्र के लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि पहाड़ के अपने अधिकारों की लड़ाई है। लेकिन नेता तो नेता ठहरे दोस्तों, वहां भी इसे क्षेत्रवाद से जोड़ दिया गया। क्षेत्रवाद की परिभाषा को लाते हुए नेताओं ने खूब राजनीति की। हालांकि जब भी बात विकास के मुद्दे की आती है तो जरूर पहाड़ वर्सेस मैदान के बीच की तुलना होने लगती है। और राजनेताओं के लिए यह बहुत आसान तरीका है, क्योंकि उत्तराखंडी है। वो जानता है कि पहाड़ वर्सेस मैदान करके आखिरकार किसको फायदा होता है। जरा सोच कर देखिए दोस्तों कि आखिरकार उत्तराखंड में पहाड़ वर्सेस मैदान करना, कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल करना क्या जायज है? हर राजनीतिक दल, मुख्यमंत्री अगर गढ़वाल से होगा तो फिर कुमाऊं से प्रदेश अध्यक्ष होगा, और प्रदेश अध्यक्ष अगर गढ़वाल से हुआ तो कुमाऊं से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। यह है उत्तराखंड की सियासत का सच, यानी कि पहाड़ वर्सेस मैदान की सियासत। इसमें कोई भी पीछे नहीं है दोस्तों। इसलिए ये राजनेता हैं और उत्तराखंड अपना उत्तराखंड है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।